हेलो प्यारे साथियों, मैं श्याम सर आप सभी को AKT लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा पार्ट थर्ड होगा जो होगा गति का नियम। समझते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो। सभी बच्चे, कुछ बच्चों की जो कमेंट हुई थी वो बच्चे कह रहे थे सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराओ। बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कराएंगे। पहले जो बच्चे न्यू बच्चे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गति का नियम। तो गति के नियम को हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें सभी। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों समझना, बहुत सटीक समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा मैं। और कॉन्सेप्ट ही आज फिजिक्स की दुनिया में कॉन्सेप्ट ही है सब कुछ, और बाद बाकी कुछ नहीं है। हमें न कोई परिभाषा याद करनी है न कुछ याद करना है, हमें समझना है प्यारे बच्चों। समझिए, हमसे कहा गया गति के नियम, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चे कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो उसके बारे में जानते। तो बेटा प्यारे बच्चों, जो गति का नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब प्यारे बच्चों, जब गति का नियम जब न्यूटन ने दिया था तो अब क्वेश्चन बनता है कब दिया था। प्रॉब्लम बनती है कि कब दिया। तो ये दिया था नियम 1687 में। कब दिया प्यारे बच्चों? 1687 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक पुस्तक है जो कहता है कि गति के नियम को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया। तो प्यारे बच्चों, वो पुस्तक है हमारे पास प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया गया। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और कौन सा समझिए यहीं कि ये तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, लेकिन न्यूटन ने एक और नियम दिया था, और वो नियम था प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इन नियमों के आधार पर न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। न्यूटन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भौतिकी का पिता कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे भौतिकी का पिता। भौतिकी का। अब इसमें कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के नियम के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन ने। अब उसने पूछा था किस बुक में बताया था, तो बुक कौन सी है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बताया था। अच्छा जी, इतना सभी का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। हमें गति के लिए बल की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। गति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। अब हम बल के बारे में जानेंगे, ध्यान दो। ये बल क्या है तो समझिए सभी। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, जब हम किसी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमने रख दिया प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट पर या वस्तु हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए F बराबर 5 न्यूटन। कितने न्यूटन का? F बराबर 5 न्यूटन हो गया। अब ये फोर्स लगा रहे हैं, तो जब फोर्स हम इधर से इस प्रकार से लगा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं ये फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो बल का होगा, तो बल की क्या होगी? परिमाण होगा प्यारे बच्चों। बल का परिमाण। अब इतना हमें क्लियर हो गया कि बल का परिमाण होगा। अब हमने इधर से फोर्स लगाया तो हमने देखा कि इसकी जो गति इस साइड में हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में हो रही है। तो डायरेक्शन का मतलब है कि जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स किसी भी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, किसी की दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब बल का परिमाण होगा, और बल की क्या होगी प्यारे बच्चों? दिशा होगी। बल की दिशा होगी। इतना क्लियर हुआ? हमें मालूम हुआ बल का परिमाण भी होगा और बल की दिशा भी होगी। अब आते बात कि बल है, जैसे इस पॉइंट पे लग रहा है मान लीजिए, तो बल कार्यरत बल जिस बिंदु पर लगता है, तो अब इस बिंदु पर भी तो लग रहा है। जो बल है कहाँ पर लग रहा है प्यारे बच्चों? इस बिंदु पर लग रहा है। तो अभी बिंदु पर लग रहा है, तो इसका कारण क्या लगने का? तो समझिए, जब परिमाण भी है और दिशा भी है,
जब हमारे पास दोनों चीज होते हैं तो हम कहते हैं सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश। लेकिन यहाँ जब बात करेंगे हम बल की तो ये ध्रुवीय सदिश है, ध्रुवीय सदिश। प्यारे बच्चों कैसा सदिश है ये? ध्रुवीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्यों है ये? अब हमसे क्वेश्चन बनता है ध्रुवीय सदिश है तो क्यों है ये? तो हम कहेंगे इस पर अनुप्रयोग बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है प्यारे बच्चों? इस पर जो बिंदु होता है वो अनुप्रयोग बिंदु होता है। जो हमने कहा कि इस पर एक ध्रुवीय सदिश है। ध्रुवीय सदिश होता क्या है प्यारे बच्चों? इसे जानो कि किसी भी बिंदु के, किसकी बात करें हम? किसी भी बिंदु की, इस बिंदु के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य करे तो जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है इस बिंदु पर इस प्रकार से लग रहा है तो इस बिंदु पर ही तो एक्टिव है। जो फोर्स एक्टिव है, कार्यरत है, वो कहाँ है? इस बिंदु पर ही तो कार्यरत है प्यारे बच्चों। तो हम आगे देख पा रहे हैं कार्यरत बिंदु पर, ध्यान दें, कार्यरत बल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों समझो, जो ध्रुवीय सदिश है वो एक्टिव होता है किसी भी बिंदु पर। तो ये फोर्स है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये किसी बिंदु पर ही तो लग रहा है। जब बिंदु पर ये फोर्स लगेगा तो ये क्या? कार्यरत बल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं समझ। अब जानते हैं बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। अब बल की परिभाषा हम 9th और 10th और फर्स्ट में पढ़ते, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। हम तो टेक्निकल का जमाना, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो टेक्निक से ही परिभाषा जानेंगे। तो समझिए प्यारे बच्चों कैसे टेक्निक से हम परिभाषा जानते हैं, इसे समझिए सभी। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु इस जगह पर रखी हुई है प्यारे बच्चों, जब इस वस्तु पर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो ये वस्तु थी यहाँ पहले किस अवस्था में थी? रेस्ट की अवस्था में थी प्यारे बच्चों। जैसे हमने फोर्स लगाया तो ये बस इस जगह आ गई, ये ऑब्जेक्ट है इस जगह आ गया प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी अवस्था में हो गया? मोशन की अवस्था में हो गया। जब ये मोशन की अवस्था में हो गया प्यारे बच्चों और गति की अवस्था में हो गया और ये विराम की अवस्था में है, तो यहां से यहां तक इसकी क्या हुई? स्थिति में क्या हुआ प्यारे बच्चों? परिवर्तन हुआ। स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन। अब जरा ध्यान देना, अब यही बल की परिभाषा है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है प्यारे बच्चों। देखिए रेस्ट से कहां पर आ गया? मोशन पे आ गया। तो मोशन में आया तो हमने किस में परिवर्तन किया? स्थिति में परिवर्तन किया। यही क्या होता है? बल होता है। इसे ढंग से समझना। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि मैं आज क्लियर कराऊंगा आपको। ध्यान देना। सभी बस इतना कह देते हैं कि ये स्थिति में परिवर्तन कर दे, यही क्या कहलाता है? बल। नहीं, बल में बहुत कुछ है, समझो बल को ढंग से। पहला पॉइंट, अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मैंने मान लिया परिवर्तन हो रहा है, अगर यहां पर जो वेलोसिटी है, वेग है, जो क्या कर दें हम? कांस्टेंट कर दें। वेग को अगर हम कांस्टेंट कर दें या वेग को हम एक समान चाल से कह दें तो क्या यहां पर बल कार्य करेगा? तो हम कहेंगे एक समान वेग से जाने पर बल कार्य नहीं करता। अब प्यारे बच्चों बल कार्य नहीं करता तो क्यों नहीं करता? इस बात को समझिए। जो वेग है हमारे पास कांस्टेंट है, जब वेग कांस्टेंट होगा तो नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे हम तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो F बराबर होता क्या प्यारे बच्चों? ma। जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो F बराबर ma, m तो ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? नेट जो फोर्स होगा हमारे पास वो कितने के बराबर हो जाएगा?
0 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एक समान वेग से जाने पर क्या किसी उस वस्तु पर बल कार्य करता है? तो हम कहेंगे बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगला कौन सा, अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे हम यहां से इस प्रकार से चल रहे हैं, तो हमने कह दिया दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बल हमेशा गति की दिशा में लगता है? हम इस बात को कहें कि बल हमेशा गति की दिशा में लगता है? नहीं, हम कहेंगे बल हमेशा गति की दिशा में नहीं लगता। अब प्यारे बच्चों, बल गति की दिशा में क्यों नहीं लगता? अब हम किसी वस्तु को इस प्रकार से ढकेल रहे हैं, हम इस प्रकार से ये पेन है, हम इस प्रकार से इस पर ताकत लगा रहे हैं और ये अपनी ताकत इधर लगा रही है। तो अब क्या मालूम है कि हम इधर से बल लगा रहे हैं, इसके सापेक्ष हम इधर की तरफ आ जाएं, तो इसका मतलब बल, अब मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया हमें ये, अब ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स इस प्रकार से लगा रहे हैं, तो ये तो थीटा कोण बनाते हुए लग रहा है। तो अब इस प्रकार से लगाएंगे तो बल तो हम इस प्रकार से लगा रहे हैं, बल तो हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन खिंच के तो इस प्रकार से आ रहा है। तो क्या यह बल की दिशा में गति हो रही है? नहीं हो रही है। सपोज करो बल हम इधर की दिशा लगा रहे हैं, तो ये इधर ही तो आएगा। अब कह सकते हैं हम बल की दिशा में हो रही है। तो प्यारे बच्चों, बल हमेशा गति की दिशा में नहीं लगता है। हाँ लगता है, पर जरूरी नहीं है कि बल हमेशा गति की दिशा में ही लगे, ये जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट समझिए प्यारे बच्चों, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सपोज करो ये जो हमारे पास बेग है, बेग में क्या हो, चेंज हो जाए। जब बेग चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज, जब बेग में परिवर्तन होगा, तो प्यारे बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा? एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। जब एक्सेलरेशन किससे प्राप्त हो रहा है? बल की परिभाषा से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बल की परिभाषा से हमें त्वरण प्राप्त होता है, कह सकते हैं। यह क्वेश्चन 2017 में एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बल की परिभाषा से हमें त्वरण प्राप्त होता है? ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा मैं। तो मैंने लिखा बल की परिभाषा से हमें क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। बल हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है? नहीं करता है प्यारे बच्चों। एक समान वेग से जाने पर बल कार्य नहीं करता है। इन कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए चलो बिल्कुल, कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए प्यारे बच्चों। एग्जाम आए, मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो मैंने देखा है कि फिजिक्स में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल हो गई बच्चों को तैयारी करते हुए प्यारे बच्चों, और बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं? किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ऑफलाइन टीचर पढ़ाते हैं, मान लीजिए मेरे कॉन्सेप्ट को उनकी अपनी कॉपियों से तो मिलाइए कि कितने कॉन्सेप्ट कराए आपको, जब तो मालूम होगा कौन क्या करा रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, विद ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ प्यारे बच्चों। अब इतना क्लियर हो गया सभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है? बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब समझो, बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम कैसे पढ़ते हैं इससे समझिए। देखिए ध्यान दें सभी। नंबर 1, संपर्क बल। पहला क्या है? संपर्क बल होता है। अगर सेकंड की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका असंपर्क बल। असंपर्क बल,
जब गति की बात हो रही है तो हम यहां पर दो बल और जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक संतुलित बल, संतुलित बल, और एक होता है प्यारे बच्चों असंतुलित बल। आप जरा जानना गौर से प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास ये चार फोर्सेज हैं। नंबर पहला संपर्क बल, नंबर दो पे असंपर्क बल, और नंबर 3 पे संतुलित बल, और नंबर 4 पे असंतुलित बल। प्यारे बच्चों बल तो अनेक प्रकार के होते हैं, जब मैं बल को पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। अब तो हम अपने जितने भी जो गति के नियम में आने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन में आने वाले हैं, उतना हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों, तो समझना मुझसे। संपर्क बल होता क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम दूसरा ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रख दें, तो इनकी जो सतह है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये जो सतह है, सतह मैंने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट की और दूसरे ऑब्जेक्ट की दोनों सतहें आपस में कैसे हैं? संपर्क में है। तो जो संपर्क में लाने पर जो बल लगेगा, दो सतहों के संपर्क में आने पर जो बल लगेगा, वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? संपर्क बल कहलाएगा। तो समझें, दो वस्तुओं, कितनी वस्तुओं, कोई वस्तु कितनी भी हो सकती है, दो वस्तुओं के संपर्क संपर्क में आने पर जो बल लगता है, अब प्यारे बच्चों बड़ा सभी को समझना, मैंने लिखा दो वस्तुओं, कितनी वस्तु थी? वस्तु कितनी थी? एक और नंबर दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर, अब संपर्क में कौन आएगा प्यारे बच्चों? जो संपर्क में कौन आएगी? वस्तुओं की सतह आएगी। कौन आएगी संपर्क में? सतह आएगी। जब दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है, और संपर्क में आने वाली कौन है प्यारे बच्चों? सतह। सतह आने पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। असंपर्क बल समझते हैं। असंपर्क बल क्या होता है? कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, नंबर एक, दूसरी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, नंबर दो। अब इनमें फोर्स लग रहा है प्यारे बच्चों। मैंने देखा कि मैंने दो चुम्बक ले ली, चुम्बक ली मैंने, तो एक चुम्बक ये रही और एक ये रही, एक इसका भी प्लस सिरा, इसका भी प्लस सिरा। जब मैं प्लस प्लस सिरे को ऐसे करके लाऊंगा तो मेरे पे एक रिपेल फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जैसे इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव मैं लेके आऊंगा तो अब मुझे इसे बाहर की तरफ बल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं? बिना संपर्क में आए बल लगते हैं, वही बल क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? बिना संपर्क में आए जो बल लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? संपर्क बल, असंपर्क बल कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे बिना संपर्क में आए जो बल लगता है, बिना संपर्क में आए जो बल लगता है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है। वाह वाह, क्या बात है। बिना संपर्क में आए जो बल लगता है वही क्या कहलाएगा? असंपर्क बल कहलाएगा। अब समझो बढ़िया तरह से, हम आगे बढ़ते हैं इधर की साइड। तो समझे सभी कि हमने कह लिया दो वस्तुओं को संपर्क में। तो अब ये एग्जाम्पल के रूप में प्यारे बच्चों हमें सभी लिखा देते हैं घर्षण बल। क्या लिखा देते हैं? घर्षण बल। वेरी गुड। ये हमें लिखा दिया कि घर्षण बल होता है जो संपर्क में आने पर लगता है। इस बात को समझिए प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। एक तो होता है खुरदरेपन, एक होता है चिकना। तो इन दोनों की बातें करता है, क्वेश्चन पूछता है। नंबर पहला खुरदरे। जब खुरदरे की बात करेगा प्यारे बच्चों
तो जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा, लंबवत, लंबवत प्रतिक्रिया बल होगा। समझो, जब खुरदरा होगा तो जो घर्षण बल होगा वो एक तरह से कौन सा बल होगा प्यारे बच्चों, लंबवत प्रतिक्रिया बल होगा। लेकिन इसी जगह पर हम उल्टा करते हैं, नंबर 2 में लिखते हैं हम, यही खुरदरे की जगह पर क्या लिखते हैं हम प्यारे बच्चों, अगर चिकनी सतह हो, कैसी सतह हो, चिकनी सतह हो, तो चिकनी सतह होगी तो प्यारे बच्चों घर्षणहीन होगी। चिकनी सतह होगी तो कैसी होगी, घर्षणहीन होगी। प्यारे बच्चों कैसी होगी, घर्षणहीन होगी। तो अब यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, लंबवत क्रिया बल होगा। आप समझे दोनों को। देखो मैंने कहा दो वस्तुओं को संपर्क में लाने पर जो बल लगता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है हमारे पास संपर्क बल। मैंने देखा कि हमने एग्जाम्पल में टीचर लिखा देते हैं कि ये हो गया घर्षण। अब घर्षण की बात तो हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने कह दिया घर्षण हो गया, लेकिन हमने देखा कि जब बात की हमने खुरदरे की, किसकी बात की, खुरदरे की। जब खुरदरे की बात करेंगे तो कैसे बल लगेगा, एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। जो क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब हम किसी चिकनी सतह की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो चिकनी सतह होगी तो कैसे होगी, घर्षणहीन होगी। कैसे होगी प्यारे बच्चों, घर्षणहीन होगी। घर्षणहीन होगी तो उस पर कैसा बल लगेगा, लंबवत क्रिया बल लगेगा। इतना क्लियर हो गया सभी का। ठीक, सेकंड आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम बिना संपर्क में। तो इस बिना संपर्क की प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला बल आता है, नंबर 1 पे आता है, तो हम लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल। अब प्यारे बच्चों जरा समझना, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई वस्तु ऊपर से आ रही है तो उसके द्वारा क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, सभी पर लग रहा है। ठीक, एक नंबर 2 पे लिख देते हैं हम विद्युत बल। विद्युत बल। लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भार किस प्रकार का बल है, संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। जो भार होता है, जो हमने देखा है कि हर किसी, ये पिंड है तो इस पिंड पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन भार लग रहा है इस पर, वो क्या है, mg। इसके द्रव्यमान के कारण क्या लग रहा है, mg। तो वह बल क्या हुआ बेटा जी, क्या हम इसे दूसरी वस्तु क्या इसे इस पर संपर्क में आ रही है, नहीं आ रही है। तो जब संपर्क में नहीं आ रही है तो जैसे असंपर्क में तो है, इस प्रकार से है असंपर्क में, और इस हाथ द्वारा इस पर बल लगाया जाए वो बल mg। तो ये कैसा बल होगा प्यारे बच्चों, असंपर्क बल होगा। तो हम कह सकते हैं किसी पिंड के भार का भार बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, mg। किसी पिंड का क्या होगा, भार। किसी भार का या किसी पिंड का भार लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। किसी पिंड का भार। अब किसी पिंड का भार होता है तो वो लगता है mg। कितना लगता है प्यारे बच्चों, mg। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम सभी पढ़ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, स्टैटिक बल, ये सभी बल होते हैं कैसे होते हैं, असंपर्क के होते हैं, चुंबकीय बल। लेकिन हम बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को। अब हमने क्या कह दिया प्यारे बच्चों कि किसी पिंड का भार mg। तो ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने पर, नेक्स्ट, समझे। अब बात करता है संतुलित बल क्या होता है, समझिए। मैं यहाँ पर स्थिति में खड़ा हुआ हूँ अपनी पोजीशन में, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है मेरे, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब दोनों तरफ मेरे पे 5 न्यूटन के बल लग रहे हैं। अब दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो जब दोनों खींच रहे हैं तो क्या मैं रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में जा सकूंगा, नहीं, क्योंकि दोनों बल कैसे हैं, समान। जहां दोनों बल समान होते हैं वो बल क्या कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि
F1 बराबर F2, F1 बराबर F2। दोनों तरफ बल समान हो। अब प्यारे बच्चों, दोनों तरफ बल समान होंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी बॉडी होगी वो रेस्ट की अवस्था में होगी। मैं कह देता हूं यहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है इस प्रकार से, मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी कितने का लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दोनों बल कैसे समान है? जब समान बल होंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, रेस्ट में होगी। प्यारे बच्चों, कैसी होगी, रेस्ट में, क्योंकि दोनों तरफ बल कैसे हैं, समान है। अब हम कह सकते हैं कि F1 बराबर F2 के, F1 बराबर किसके, F2 के। जब दोनों तरफ बल समान होंगे तो कौन सा बल होगा, संतुलित बल होगा, और पोजीशन कैसी होगी, रेस्ट की पोजीशन में होगी। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं प्यारे बच्चों, इसे समझो। जब हम इसे समझेंगे असंतुलित, इधर ट्रक है और इधर मोटरसाइकिल है, मतलब मान लीजिए ट्रक है, इधर मोटरसाइकिल है, इधर हमारे पास 100 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमें किधर जाएंगे, हम इधर चल देंगे। इधर पीछे पीछे कौन आएगा, जो 10 न्यूटन का बल है। क्यों, कि किसमें पावर ज़्यादा है, मतलब किसमें फोर्स ज़्यादा है, ट्रक में। तो क्या दोनों तरफ बल समान है, नहीं। तो दोनों, जब असमान बल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संतुलित असमान बल। F1 बराबर F2 नहीं होंगे, F1 डाई नॉट F2। दोनों तरफ बल कैसे नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, असमान होंगे। तो जब असमान बल होगा तो यह किसे प्राप्त करेगा प्यारे बच्चों, गति को, गति प्रदान करेगा। इतना क्लियर हो गया, क्या प्रदान करेगा, गति। तो असंतुलित बल गति प्रदान करता है, संतुलित बल गति प्रदान नहीं करता है। क्लियर हुआ, ठीक। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि परम और निरपेक्ष मात्रक कौन सा है। तो ध्यान दें, परम निरपेक्ष मात्रक, किस पर निर्भर नहीं करता। तो प्यारे बच्चों जानो, जो परम और निरपेक्ष मात्रक है किसके हैं, ये बल के। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं हमारे पास न्यूटन, एक तो न्यूटन है, दूसरा होता है वो होता है प्यारे बच्चों डायन। ये परम और निरपेक्ष मात्रक है, न्यूटन और डायन। और ये किस पे डिपेंड नहीं करते प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करते। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करते। अब आया समझ में, जो परम और निरपेक्ष मात्रक होते हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करते। तो अब ये बल के परम और निरपेक्ष मात्रक पूछेगा हमें, बल के परम और निरपेक्ष मात्रक पूछेगा तो प्यारे बच्चों हम क्या बताएंगे, न्यूटन और डायन किस पे डिपेंड नहीं करते, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करते। प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया सभी के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं गति के प्रथम नियम के बारे में। समझिए गति का प्रथम नियम क्या होता है। तीनों नियम के बारे में जानेंगे, पहले तीनों नियम के बारे में जानेंगे, फिर टोटल का विखंडन करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, समझिए सभी। न्यूटन
का प्रथम नियम, अच्छा न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन समझो गति का प्रथम नियम, समझो गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, समझो ये न्यूटन के 3 नियम थे। अब यहाँ गति का जो प्रथम नियम है प्यारे बच्चों, जो प्रथम नियम है इससे हम, जो प्रथम नियम है इससे हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। किसका नियम कह देते हैं? जड़त्व का नियम कह देते हैं। समझते हैं, एक एक पॉइंट के साथ समझते हैं। देखिए अब हम इसे पहले हम शॉर्टकट समझेंगे, बाद में हम इसका विखंडन करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में समझते हैं प्यारे बच्चों कि गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम होता है। अब हमने इसे लिख दिया। तो जो गति का प्रथम नियम होता है प्यारे बच्चों, वो मतलब गति से विराम में या विराम से गति में। हमने देखा जहां पर गति से विराम में, विराम से गति में जहां बात हो रही हो वही कौन सा नियम? गति का प्रथम नियम होगा प्यारे बच्चों। गति से कहाँ जा रहे हैं हम? विराम में। और विराम से कहाँ जा रहे हैं हम? गति में। तो कौन किसकी बात होगी हमारे पास? गति के प्रथम नियम की बात होगी प्यारे बच्चों, या जड़त्व का नियम होगा, ठीक है ना। अब हमसे कहता है इतना तो हो गया। अब वो कहता है कि ये बल के किसे, तो ये बल की परिभाषा को, बल की परिभाषा किसकी परिभाषा देता है प्यारे बच्चों? बल की परिभाषा देता है, ठीक। अब जैसे कोई स्थिर गाड़ी है, अचानक चल पड़ने पर तो हम किधर जाते हैं? तो हम खड़े हुए हैं, सपोज करो हम खड़े हुए हैं, हम रेस्ट पोजीशन में हैं, और हम जैसे ही हम गाड़ी में जैसे गाड़ी चलने लगी, तो जब गाड़ी चलने लगेगी तो हमारा जो लोअर पोर्शन होगा वो गाड़ी के सापेक्ष चलेगा, लेकिन अपर पोर्शन होगा तो वो प्यारे बच्चों स्थिर अवस्था में होगा। तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम जो हमारा पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन तो मोशन में हो जाएगा, लेकिन पीछे का कहाँ हो जाएगा? अपर पोर्शन कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेस्ट में। तो अनाज कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पीछे की तरफ। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, किसकी दर? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एक बात ध्यान रखना कि बहुत से कह देते हैं कि F बराबर ma, यह द्वितीय नियम है। नहीं, यह द्वितीय नियम नहीं है। द्वितीय नियम नहीं है प्यारे बच्चों। F बराबर ma द्वितीय नियम नहीं है। अगर ऑप्शन में हमें दे दिया तो हमारा द्वितीय नियम क्या होगा? F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा? द्वितीय नियम कहलाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। लेकिन द्वितीय नियम से हमें क्या मिलती है? बल का सूत्र मिलता है हमें। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? बल का सूत्र मिलता है द्वितीय नियम से। तृतीय नियम को जानेंगे। तृतीय नियम क्या होता है बेटा जी? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसका नियम होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया की बात होती है तो प्यारे बच्चों
यहाँ से बल की प्रकृति के बारे में मालूम होता है। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया गति का प्रथम नियम, जड़त्व का प्रथम नियम। जड़त्व का नियम, गति से विराम में जाएगा या विराम से गति में जाएगा, इससे क्या मिलेगा, मुझे बल की परिभाषा मिलेगी। मैंने द्वितीय नियम बताया F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो ये होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यह सही है, लेकिन बहुत से कह देते हैं F बराबर ma। मैंने बहुत से बच्चों के देखा है लिखा हुआ कि द्वितीय नियम होता है सर जी F बराबर ma होता है। नहीं होता है। जो द्वितीय नियम होगा, ये मैंने बहुत से बच्चों के नोट्सों में भी लिखे देखे हैं कि द्वितीय नियम होता है वो F बराबर m होता है। नहीं होता है प्यारे बच्चों। द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, P बराबर क्या होता है, mv। संवेग बराबर क्या होता है, mv। जब v m कांस्टेंट है, लेकिन जब v का हम अवकलन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान में, अभी समझाऊंगा। तो अब इससे हमें बल की क्या मिलती है बेटा, बल का क्या मिलता है, सूत्र मिलता है। तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो हमें बल की क्या मिलती है, प्रकृति मिलती है प्यारे बच्चों। बल की क्या मिलती है, प्रकृति। अब आगे समझो, यहाँ पर द्वितीय नियम में हमेशा तुलना की जाती है, तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। 10 मंजिल की अपेक्षा 1 मंजिल से कूदने में चोट कम लगेगी। क्या कम लगेगी, चोट कम लगेगी। तो इसका मतलब 10 मंजिल की अपेक्षा कितने थे, 1 मंजिल से कूदने पर 1 किलोग्राम के हथौड़े की अपेक्षा 10 किलोग्राम के हथौड़े से पीटने पर चोट अधिक लगेगी। तो प्यारे बच्चों, एक शॉर्टकट फॉर्मूला समझ लीजिए आप, शॉर्टकट समझ लीजिए, बिल्कुल शॉर्टकट यहीं लिख देता हूं मैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं उन्हें समझने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो चोट है वो कम या ज्यादा, बस इतना बढ़िया सटीक है, इससे बढ़िया कोई नहीं है कि चोट कम या ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब वो किसका नियम होगा, द्वितीय नियम होगा। और क्या होगी, एक दूसरे की तुलना होगी प्यारे बच्चों। यहां देखो, क्रिया प्रतिक्रिया। पानी में तैरते हुए हाथ द्वारा पानी पर जो बल लगेगा तो पानी हाथ द्वारा चोट की जाएगी। तो ज्यादा और कम की बात नहीं हो रही है, वहां क्या हो रही है, चोट हो रही है। ठेका मारते, जैसे हम बाज रहे हो, कोई भी मतलब बाजते हुए अगर हम किसी टकरा जाते हैं तो वो क्या होगी, चोट लगेगी। कम और ज्यादा का कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो बात होगी वो केवल किसकी बात होगी, चोट लगने की। ये तीनों नियम प्यारे बच्चों मैंने करा दिए। अब मैं एक एक नियम को बारीकी से कराता हूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ, विद कॉन्सेप्ट के साथ समझिए सभी। समझो, अब हम बात करते हैं। तो अब हमारे पास गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम। अब हम पहला नियम डाल देते हैं, गति का प्रथम नियम। और गति का जो प्रथम नियम होता है प्यारे बच्चों, नियम वो किसके बराबर होता है, जड़त्व के नियम के। जड़त्व का नियम लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, गति के नियम तो न्यूटन ने दिए, गति के नियम तो सभी न्यूटन ने दिए, लेकिन जो गैलीलियो का नियम, जब जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। अब समझिए, प्रथम नियम को समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है और यह रेस्ट की अवस्था में है। जब ये रेस्ट, और उसने कहा था कि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन मतलब गति में है तो किस में रहेगा। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है। रेस्ट है मतलब रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मतलब स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। तो हमने लिख दिया मोशन में, जब मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। प्यारे बच्चों आगे समझो। अब ये रहने की बात कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये अनंत काल तक, कितने काल तक, अनंत काल तक
अनंत काल तक रहेगा। अब प्यारे बच्चों इस पोजीशन में हम बात करें, जब हमने देख लिया कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो हम कहें वेग, अगर हम वेलोसिटी की बात करें इस जगह, तो वो हमारे पास कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। जब वेग हमारे पास कांस्टेंट होगा तो नेट एक्सीलरेशन होगा प्यारे बच्चों, वो भी कैसा होगा, हमारे पास शून्य हो जाएगा। जब नेट एक्सीलरेशन शून्य होगा तो नेट फोर्स की बात करें, हम फोर्स की बात करें तो प्यारे बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमने देखा कि इसमें टोटल, हमने देखा कि अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, तो इसका मतलब रहेगी तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है, वेग कांस्टेंट है। जब वेग कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस अवस्था में जो निकाय है वो किस पोजीशन में रहेगा, तो हम कहेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में होगा प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं हम कि अब इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम। कोई भी बॉडी हमारे पास यहाँ पर रेस्ट में है, मतलब विराम में है, ओके विराम में हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब ये रेस्ट में है और ये मान लीजिए हमारे पास रेस्ट में। अब इसमें हम कोई बाहर से फोर्स लगा दें, किधर से फोर्स लगा दें प्यारे बच्चों, बाहर से फोर्स लगा दें, तो रेस्ट से ये कहाँ पहुँच जाएगी, बाहर से फोर्स लगाने पर मोशन में पहुँच जाएगी, मतलब गति में पहुँच जाएगी प्यारे बच्चों। जब गति में जाएगी तो रेस्ट से गति में जाने के लिए हमने इस पर कैसा बल लगाया, असंतुलित बल। या बहुत से कहते हैं कि कोई रेस्ट में है तो उसे गति में लाने के लिए, और गति में है तो रेस्ट में लाने के लिए उस पर बाहरी बल लगाया जाता है। कौन सा, बाहरी बल, बाहरी बल लगाया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। संतुलित बल हो, असंतुलित बल होगा तो रेस्ट में अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में होगा तो रेस्ट में चली जाएगी। हमेशा हमें ऑब्जेक्ट के फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, ऑब्जेक्ट के फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना होता है प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट नियम क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम जड़त्व के बारे में जानते हैं जरा। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व ने भी यही कहा था, कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु किस में है, विराम में, तो वह विराम में ही रहेगी। कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों, विराम में ही रहेगी। अच्छा जी, बढ़िया बात है। और कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु कैसी है प्यारे बच्चों, गतिमान है, तो वो वस्तु भी कैसी रहेगी, गतिमान रहेगी। बहुत बढ़िया बात है। हमने भी तो यही कह रहे हैं, अनंत काल तक रहेगी। कैसे काल तक रहेगी, अनंत काल तक। भाई हम भी तो इसी को कह रहे हैं, अनंत काल तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल या कोई असंतुलित बल न लगा दिया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक रीजन है, उसे समझो सभी बच्चे, उसे समझो। यहाँ पर क्या रीजन है उसे जानते हैं हम। अब जो जड़त्व का नियम है, तो वो नियम क्या है, वस्तु के अंदर का गुण है। अब जो जड़त्व ने क्या किया था कि वस्तु के अंदर का गुण है, जो वस्तु की स्थिति में, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अब समझो, देखो ये जो जड़त्व है एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक गुण है। और प्यारे बच्चों वो गुण है जो किसका है कि ऑब्जेक्ट, वस्तु के अंदर का गुण है।
और वस्तु के अंदर का गुण क्या कहता है, वो स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसका मतलब है कि वस्तु के अंदर कोई ना कोई फोर्स है, उससे ज्यादा अगर बल लगाएंगे तभी तो वो मोशन में जाएगा, या मोशन में है उससे ज्यादा लगाएंगे तभी तो वो रेस्ट में आएगा। यही पोजीशन तो है। तो समझिए इतना हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि हमने कह दिया कि अंदर का गुण है जो स्थिति का विरोध करता है। जब बेटा जी कोई प्रॉपर्टी होती है किसी की, जो गुण होता है, तो वह उसकी कोई मात्रक नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब इसका अगला कॉन्सेप्ट बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कोई विमा नहीं होगी, कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा, और कोई विमा नहीं होगी। इसका मतलब समझ पाए कि न तो इसका कोई मात्रक होगा और न इसकी कोई विमा होगी। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छी कही है, इस बात को समझिए सभी, कि जो जड़त्व होता है किसी वस्तु के, वस्तु जब कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। जब कोई वस्तु होगी तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो उसने स्पष्ट कहा है द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू जड़त्व। ध्यान दें, द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू जड़त्व। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व घटेगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक सवाल एनडीए एयरफोर्स में पूछा हुआ सवाल, ध्यान दें सभी, सुन, एनडीए में पूछा हुआ सवाल समझिए, क्या एक m बराबर 10 kg, ध्यान देना, m बराबर 10 kg, जब दोनों का मास समान है, द्रव्यमान समान है, तो प्यारे बच्चों जब मैंने देखा कि m बराबर 10 kg और ये भी m बराबर 10 kg, जब दोनों के द्रव्यमान समान है लेकिन इनका आकार अलग अलग है, आकार भिन्न है, साइज अलग है प्यारे बच्चों। लेकिन मैंने कहा कि द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है, जड़त्व पर। किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, जड़त्व पर। अरे जड़त्व कोई जड़त्व पर डिपेंड कर रहा है। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या समझते हैं, समझिए, द्रव्यमान, जब द्रव्यमान बराबर होंगे तो जड़त्व भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं कह दे सकता हूं कि दोनों का जड़त्व दोनों के समान होंगे, जड़त्व दोनों के समान होंगे। जड़त्व दोनों के कैसे होंगे प्यारे बच्चों, समान होंगे। क्लियर हुआ, क्यों कि जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व घटेगा। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ 10 किलोग्राम का लिया, यहाँ पर भी 10 किलोग्राम के लिए, बस शेप बदल दी, इसका आकार बदल दिया। तो अब इससे क्वेश्चन नया निकल के आता है प्यारे बच्चों, यहीं से जड़त्व आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों कितना गजब कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। द्रव्यमान जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है लेकिन आकार आकृति पर नहीं निर्भर करता प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब दोनों का कैसा होगा, समान होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इसी जगह, जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे भी समझते हैं। द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू 1/त्वरण। ध्यान दें, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका त्वरण कम।
जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका त्वरण कम, ठीक है ना, और जिसका द्रव्यमान कम उसका त्वरण ज़्यादा। ये मान लीजिए m बराबर 5 kg किलोग्राम और m1 बराबर प्यारे बच्चों 10 किलोग्राम, समझो। तो द्रव्यमान कम तो त्वरण ज़्यादा। तो यहाँ मैं बात करूँ एक्सलेशन की, एक्सलेशन समझे क्वेश्चन को। 5 किलोग्राम का, अब यहाँ देखा मैंने तो वेट के आधार पर ये ग्रेटर देन है, लेकिन एक्सलेशन के आधार पर जो एक्सलेशन इसका होगा, मान लीजिए A1 मान लिया मैंने इसका एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन मान लिया मैंने A2, दोनों का मान लिया। लेकिन प्यारे बच्चों इसका द्रव्यमान कम है तो द्रव्यमान कम तो त्वरण ज़्यादा, त्वरण कैसा हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा तो त्वरण कैसा हो जाएगा कम। तो प्यारे बच्चों उल्टा हो गया, प्यारे बच्चों उल्टा हो गया। अरे देख लीजिए आपके सामने जो कुछ है, आपके सामने उल्टा हो गया बिल्कुल। द्रव्यमान ज़्यादा द्रव्यमान कम तो त्वरण ज़्यादा, और द्रव्यमान ज़्यादा तो त्वरण कम। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान त्वरण किसका ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ मेरा फर्स्ट लॉ बिल्कुल फिनिश होता है प्यारे बच्चों, और जड़त्व का नियम भी फिनिश हो जाता है इस जगह पर। अब मैं कुछ एक आध सवाल और कराऊंगा, मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जरा ध्यान देना। कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ लटका दिया गया है, ये मान लीजिए 3 kg 3 किलोग्राम का है, तो इसका जो तनाव होगा यहाँ, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ लटका दिया है, प्यारे बच्चों ध्यान दें 7 किलोग्राम का है। इतना क्लियर हो गया। अब समझिए हमसे कह रहा है कि तनाव ज्ञात कीजिए T1 और T2, ये तनाव की बात कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, मत तनाव ज्ञात करना हमें प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है, मतलब तनाव कार्य कर रहा है T1, हमने T1 मान लिया। यहाँ जो तनाव है T2, और यहाँ पर भी तनाव मान लिया मैंने T2, चूँकि दोनों तनाव है, ये ऊपर की तरफ इधर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और ये ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो ये T2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों मेरे पास, जो ये T2 की वैल्यू है मेरे पास, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो मैं T2 का मान निकालना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो T2 बराबर कितना हो गया मेरे पास। अगर कुल तनाव पूछ रहा है मुझे तो मैं बताता हूँ, सभी को शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैं। तो हमारे पास कितना है 7, जी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 10, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हो गया 70 किलोग्राम हो गया प्यारे बच्चों। अब हमसे T1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो T1 बराबर, अब समझिए इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, तो 3 kg द्वारा लग रहा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3g, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास। अब इसे हम एक बार हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। T1 बराबर 3 × 10 प्लस के कितना है 7। अब T1 का मान निकालना है प्यारे बच्चों 30 प्लस के कितना है 70, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तनाव है तो न्यूटन। अब समझो प्यारे बच्चों, बहुत ही, हाँ तो प्यारे बच्चों इतना समय आ गया, 1 से 1 मिनट का और टाइम लेता हूँ केवल। अब देखो कुल तनाव पूछता है तो कुछ नहीं करना है इसमें, हम दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दो। दोनों का द्रव्यमान कितना आ गया मेरे पास 10 kg हो गया ना 10 kg। अब 10 kg में, अब मैंने देख लिया कि अगर 10 kg में, अब ऊपर जैसे ये नीचे की तरफ लटकेगा तो क्या कार्य कर रहा है जी, तो 10 किलोग्राम में कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 10 का ही कर दें तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 100। तो टोटल जो टेंशन 100 और यहाँ पर भी कितनी है 100। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक के साथ कल की क्लास होगी मेरी विद न्यूमेरिकल के साथ, तो सभी बच्चे AKT लाइव क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।